बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, अपनी तरक्की और खुशहाली पर नाज करने वाले ममालिक जो हैं वो आज भी कोरोना के शिकंजे में कर्राह रहे हैं। एक नज़र ना आने वाले हकीर जरसूमे ने इंसानी अजमत और क़ुव्वत के पुरशिकवा इमारत को पलक झपकने में ज़मीं बोस कर दिया। हाँ, ऐसी है। और आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस इस वक्त भी दुनिया की तकरीबन 1 अरब आबादी स्कूलों से बाहर है और 80% से ज़ायद हम बात करें अप्रेंटिसेस की या ट्रेनी नौजवानों की, वो अपनी तरबियत अधूरी जो है छोड़ चुके हैं या उनको छोड़ना पड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा ये है कि 2030 तक दुनिया की नौजवान आबादी में 78 मिलियन नफूस का इजाफा होगा और इसमें से आधे से ज़्यादा इजाफा जो है वो कम आमदनी रखने वाले ममालिक से आएगा। और आलमी बैंक की रिपोर्ट में हल की निशानदेही करते हुए कहा गया है कि एक ये ऐसा चैलेंज है जिसका मुकाबला तालीम और स्किल्स यानी कि हुनरमंदी की तरबियत से ही किया जा सकता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में वो कारोबार सबसे ज़्यादा मुसाबकत के हामिल होंगे जो अपनी अफरादी कुव्वत में सरमायाकारी करेंगे, उन्हें नई ज़रूरतों के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे और तरबियती प्रोग्राम्स तक रसाई के इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल के किसी भी नए मुमकिन बहरान का मुकाबला करने के लिए अफरादी कुव्वत को मुस्तकबिल के हुनर की तरबियत फराहम करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा अगर बात करें तालीमी इदारों की तो इस तरह जो सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा उनको कि वो तलबा को जो है वो रिमोट तालीम दे सकेंगे। हाँ जी, और हम जिस इंसानी अजमत और क़ुव्वत की पुरशिको इमारत की बात कर रहे थे उसको किस तरीके से फिर से तामीर किया जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी राय मंजूर नासिर साहब मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राय साहब, बात हो रही है स्किल्स की और पाकिस्तान के अंदर हम रुझान भी देख रहे हैं लोगों का कि स्किल्स की जानिब, ट्रेनिंग्स की जानिब बढ़ रहा है कि स्किल्स कुछ सीख लिया जाए ताकि ख़ुद भी कमा सकें और 2-3 लोगों के साथ अगर छोटे पैमाने पर बात की जाए तो उनके लिए भी रोज़गार के मौके फराहम किए जा सकें। हम नौजवानों को कौन से नए स्किल्स हैं जो सिखा सकते हैं और अब नौजवानों का इंटरेस्ट कितना है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया और फिर मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया है। देखिए, आम तौर पे ये जो एक बनाया गया ना दिमाग में चीज़ है कि ये आबादी ज़्यादा हो तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं और आबादी कम हो तो उससे बड़ी खुशहाली होती है। देखिए, चाइना की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है और वहाँ पर खुशहाली है। अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी आबादी कम है और वहाँ पर हालात इंतहाई ख़राब हैं। असल नुक्ता यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। नुक्ता ये है कि वो बंदा देखें ना, अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को 2 हाथ यानी कमाने वाले 2 और खाने वाला 1 मुंह दिया है। तो अगर तो वो दोनों हाथ कमाने के काबिल हैं, उनके कोई हुनर है तो वो खुद भी खा सकते हैं और एक किसी और को भी खिला सकते हैं। अगर उनको कुछ आता जाता ही नहीं है तो फिर वो बोझ है, बेशक आबादी जो भी हो। और टैप्टा के हवाले से यही हमारा काम है कि हम लोगों को हुनर सिखाते हैं। और आपको पता है कि हमारी मेन 2 स्ट्रीम्स हैं। अगर हम इसको मोटा मोटा तकसीम करें तो हमारी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक वो है जो पहले पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस होते थे, मैट्रिक साइंस में करने के बाद ये 3 साल का डिप्लोमा होता है जो सब इंजीनियर बनता है जी। अब देखें ना, सब इंजीनियर आपके पास एक सॉलिड क्वालिफिकेशन है। ये जितने भी आपको किसी बिल्डिंग बनते हुए और जगहों पे आप देखेंगे येलो सी टोपी पहनी होगी जो इंजीनियर नजर आएंगे, वो हमारे टैप्टा के इंजीनियर हैं बेसिकली, जो दो पे खड़े होते हैं। हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने वो 3 साल का कोर्स किया मैट्रिक के बाद और वो बैरून मुल्क, हमारे एक संगम साहब इधर ही हमारे प्रोफेसर हैं, उनके बेटे 7 लाख रुपए उनकी सैलरी है। पाकिस्तान के अंदर भी ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, या कुछ लोग अपना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में चले गए, उन्होंने आगे 100, 200 बंदे को रोजगार दिया हुआ है। ठीक है, यानी सादा जुबान में कहें कि ये 13 जमातें बनती हैं, सीधा BA भी नहीं बनता। इसी तरह से दूसरी स्ट्रीम जो हमारे पास है वो है वोकेशनल की, छोटे छोटे कोर्सेज, जैसे ये फैशन डिजाइनिंग है, टेलरिंग है, उसमें मर्दों औरतों के अलग अलग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, सारा कुछ है। यानी को 250 किस्म के कोर्सेज जो हैं वो टैप्टा ऑफर करता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल के, और एक फिर ये सब इंजीनियर हो गया जो 3 साल का डिप्लोमा है। अच्छा, राय मंजूर साहब, जिस तरह से आपने बात की डिफरेंट स्किल्स की और डिफरेंट प्रोग्राम्स की, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो अगर पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी को देखा जाए तो वो ख़वातीन पर ही मुश्तमिल है। उनकी स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जो मिक्स हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये जो डिप्लोमा है 3 साल वाला, इसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं।
अभी हमारा ये एक लाहौर में मैंने अभी कॉलेज अपने विजिट किया है चंद दिन पहले, लिटन रोड पे जैन मंदिर के साथ, बहुत ही उम्दा किस्म का, और वो खवातीन का एक्सक्लूसिव खवातीन का है। कुछ कॉलेजेस हैं जो मिक्स हैं, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं, मतलब ब्यूटिशियन का जो है या फैशन डिजाइनिंग की तरफ ज्यादातर लेडीज हैं। इस तरह के कुछ हमारे और डिप्लोमाज हैं जिसके बाद गारंटेड आपको जॉब मिलती है, ये खवातीन के हैं। अच्छा, एक हमने ये किया है कि अब ज्यादा, जैसे भी आप भी बता रहे थे कि कोविड का देखे ना, कोई पता नहीं चल रहा कि कभी वेव ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, अनप्रेडिक्टेबल है। उसके तहत ज्यादा अभी तक हम कन्वर्शन, बाकी जो हमारे कन्वेंशनल है उसके साथ साथ हमने ई रोजगार की तरफ बहुत तवज्जो की है। और ई रोजगार में मजे की बात आप देखें कि पिछले साल टैप्टा ने फेसबुक के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसमें ज़ाहिर लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी में पोजीशन ज्यादातर लड़कियों की आ रही है, इसी तरह वहां भी हमारी जिस बच्ची ने टॉप किया, जिसने टॉप किया वो हमारी बच्ची है रहीम यार खान की। और फेसबुक की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, देखे ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का, उस पे हमारी टैप्टा की बच्ची रहीम यार खान की उन्होंने फोटो लगाई हुई है। ठीक है राय साहब, जिस तरह से आपने फेसबुक की मिसाल दी, वही हम पूछना चाह रहे थे कि टैप्टा इस वक्त इंडस्ट्री से कितनी अच्छी तरह लिंक्ड है, ताकि वो स्किल सिखाए जाएं जिनसे नौजवानों को फौरी या तो नौकरी मिल जाए या फिर इंडस्ट्री में जाते हुए कुछ फायदा हो रहा हो। देखिए, ये क्लेम तो शुरू से किया जाता रहा है कि जी हमारा इंडस्ट्रीज के साथ बहुत है, लेकिन जब भी अब कुछ हमने चीज़ें देखी हैं अंदर जाके, तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इतनी को अच्छी नहीं थी। मसला हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड्स होते हैं, अब वो बोर्ड बनाने का मकसद ही ये है कि इंडस्ट्रीज, वहाँ की इंडस्ट्री, अब देखिए फैसलाबाद की रिक्वायरमेंट और है, तो उनको टेक्सटाइल रिलेटेड बंदे चाहिए ज़्यादातर। अच्छा, अगर आप सियालकोट जाते हैं तो वहाँ सर्जिकल, फुटबॉल, इस तरह की चीज़ें हैं। गुजरांवाला में और है, लिया बखर की और होगी, तो वो उसमें कोई दुनिया जहान के बंदे डाले हुए थे। अभी हमने उस सारे को खत्म करके जो है ना नए बोर्ड्स बनाए हैं। चैम्बर्स के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं और मिनिस्टर साहब गए थे, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमने किया है, चेयरमैन साहब जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, उनके साथ हम काफी क्लोज करते हैं उस, और एक हमने प्लेसमेंट सेल बनाया है। प्लेसमेंट सेल हमें ये बताता है कि हमारे जो लोग हमसे पढ़ के जा रहे हैं वो आगे लगते कहाँ पे, उनके कितने रोजगार कमा सकते हैं। तो ये ई रोजगार का आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि हमारे लोग जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया और 3 साल का डिप्लोमा किया, उनके जब एवरेज हम निकालते थे तो वो आती थी 25,000 पर मंथ। मतलब किसी के ज्यादा कम मिला के 25,000। ये जिन लोगों ने ई रोजगार का किया ना, कंप्यूटर वाला भी जो ये जो है अमेजन के साथ, बाकी जो भी है, उनकी 3 महीने के बाद निकली 36,000। इतना ज्यादा फर्क है कि वो डॉलरों में कमा रहे हैं। देखिए ना, ज़र मुबादला आ रहा है, और ये जो डॉलर पाकिस्तान को ढेर सारे आ रहे हैं, उसमें काफी सारा हिस्सा टैप्टा का भी है। ठीक है राय साहब, एक और मामला, आप अब ई रोजगार की बात कर रहे हैं, साथ आपने अमेजोन का भी जिक्र किया, फ्रीलांसिंग भी इससे जुड़ी हुई है, फिर डॉलर्स में कमाई आ रही होती है। पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, इस तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ता होगा जो नौजवान यहाँ से फारिगुल तहसील होते हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? और गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी तजावीज़ दी गई हैं कि उनके लिए कुछ आसानियाँ की जाएँ? बैंक्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स उनको आ रहे होते हैं, वो कमाई तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कहीं पर शायद शो करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। इस तरह के भी कुछ मसाइल हैं फ्रीलांसर्स के? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की है हमारा, क्योंकि अब अलुमनाई के साथ भी ज़्यादा वास्ता रब्ता है, जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके साथ भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और जो मसाइल इसके अलावा भी काफ़ी आते हैं जी। वो प्लेसमेंट सेल जो है ना हमारा, दैट इज़ हेडेड बाई अ डायरेक्टर जनरल, सीनियर अफसर हैं और काफ़ी तजुर्बाकार हैं, उनकी निगरानी में यही हम करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि एक साहब सऊदी अरब में थे हमारे, ठीक है, हमारे टैप्टा से पढ़ के गए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सैलरी थी, वापस आ गए। उन्होंने हमें ऐसे, जैसे होता है ना कि अब ये किसी न किस तरह से कंप्लेंट उनकी हमारे पास पहुंच गई पोर्टल के जरिए। अच्छा, वो उनका ये था कि उनको सनद जो जारी हुई चंद साल पहले, वो इतनी बुरी लिखी हुई थी, पुराने टाइपराइटर से और हाथ से डुप्लीकेट एक लिखा हुआ था, कि सऊदीया वालों ने कहा, जो कंपनी थी उन्होंने कहा जी ये तो सनद ही कोई जाली है। अच्छा, उनको भी हमने टेकअप किया, IBCC के साथ हमने उसको किया, ताकि वो जो मसला हमारे इस तरह का हमें आता है, क्योंकि देखिए उसमें टैप्टा का भी फायदा है और गवर्नमेंट का भी फायदा है और हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं जिनका फायदा है। ये बहुत अहम सवाल आपने किया, बिल्कुल उनको हम हल कर रहे हैं। ठीक है राय साहब, एक और अहम चीज़ जो मैं जब इन चीज़ों को देख रहा होता हूँ या हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब स्किल्स की बात आ रही है तो जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं या फिर चंद लोग हैं कि जो सामने आए हैं, वो बिल्कुल तालीम के हवाले से कहते हैं कि आपको 4 साल 6 साल डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, इतने पैसे आप यूनिवर्सिटीज़ को देते रहते हैं, इतनी देर पढ़ते रहते हैं, चंद एक स्किल सीखें, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स है। तो इस तरह नौजवान हम जो ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग वाले हैं, उनको तालीम से दूर होता भी देख रहे हैं, उनके पास डिग्रीज़ नहीं हैं, बहरहाल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप इन दोनों का इम्तिजाज कितना ज़रूरी समझते हैं?
देखिए बात आपकी दुरुस्त है। अब ये हमारी जो सोशो इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ें हैं ना, हर बंदे ने देखने का अपना फैसला करना होता है। कुछ लोग फैसला ये करते हैं कि हमने बच्चे को मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाना, कुछ लोग कहते हैं जी हमने लॉ ग्रेजुएट, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी स्पेशलाइजेशन से कम नहीं है। वो ज़ाहिर अपने अपने हालात के मुताबिक, लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन हर कोर्स के लिए रखी गई है। जैसे कि हमारा डिप्लोमा है तो उसमें ये मस्ट है कि वो मैट्रिक किया हो और साइंस के साथ किया हो। इस तरह कुछ कोर्सेज, अब देखिए जो कोर्सेज हैं मसलन इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर के, वो अगर मिडिल पास भी है, प्राइमरी पास भी है, लेकिन कोई ना कोई बेसिक चीज उसके लिए रखी जरूर गई है। बाकी ये बंदे की चॉइस है। असूलन तो आपको याद होगा कि पता नहीं आप मेरे से छोटे हैं दोनों, उस वक्त ये था कि 30-40 साल पहले ये हाई स्कूल के साथ साथ एक हिस्सा होता था। एग्रीकल्चर इलाकों में एग्रीकल्चर, कहीं पे कारपेंटर का काम, कहीं पे कुछ काम, यानी तालीम के साथ 1 या 2 हुनर बच्ची को लाजमी सिखाए जाते थे। फिर पता नहीं किस अक्लमंद ने सेग्रीगेशन की, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। सिर्फ टैप्टा काफी नहीं है। इस वक्त हमारे जितने स्टूडेंट हैं, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो टैप्टा में सिर्फ 1% स्टूडेंट आते हैं, 99% बाकी जगहों पे है। तो अगर टैप्टा बहुत भी जोर लगा लेगा तो 1% को 2% कर लेगा, क्योंकि ये बहुत महंगी तालीम है। इसलिए देखिए मशीनरी चाहिए, मशीनरी होगी तो ऑन जॉब वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो चाहिए ये कि जो हमारे स्कूल्स हैं प्राइमरी के, मिडिल के, हाई के, वहाँ पे भी 1 या 2 हुनर उनकी चॉइस के वहाँ पे सिखाए जाएं। बिल्कुल ठीक है। राय मंजूर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे से आप बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकरा इस वक्त जो हालात हैं कि बच्चों के पास स्किल्स होने चाहिए। सिर्फ आप डिग्री पर जोर मत दें, साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखाएं और दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप तालीम को छोड़ के सिर्फ स्किल्स हासिल करने पर लग जाएं, ये भी नहीं करना। दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो ही मुश्किलात होती हैं। जिस तरह से राय साहब कह रहे थे कि कुछ फैमिलीज खुद से ये ऑप्ट कर लेती हैं कि भाई इससे आगे तो हमने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, तो बेहतर है कि कोई छोटा कोर्स कर लिया जाए ताकि बच्चे कुछ आगे कमा भी सकें। तो हम बात कर रहे हैं मेहनत की अजमत की। तो ज़िला खैबर के इलाके के एक नौजवान का जिक्र कर लेते हैं जो हमें वाकई इसका इंतजाज नज़र आ रहा है। बड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान है सबील अफरीदी, जो मेहनत में अजमत की मिसाल बन के सामने आया। बिल्कुल, सबील अफरीदी जो है वो पिछले 7 साल से रिक्शा चलाकर ना सिर्फ एक बड़े कुंबे की कफालत करे, बल्कि उन्होंने तालीम भी जारी रखी हुई है और उन्होंने जो है सहाफ़त उसमें MA भी कर लिया है। एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई पेशावर से, ज़ीशान का खेल के आपको दिखाते हैं। कबायली अज़ला में कई तालीम हासिल करने के मौके महदूद थे तो कई गुर्बत आड़े आई, इसलिए हालात ने FAC के बाद सबील अफरीदी को रिक्शा ड्राइवर बना दिया। रिक्शा चला कर ये बाहिम्मत नौजवान यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया और जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। मैं 6-7 सालों से ये रिक्शा चलाता हूँ। पहले मैं अपनी स्टडी के लिए चलाता था, लेकिन अब कमाने के लिए चलाता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिल रहा है। तो 1 साल हुआ है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद भी चलाता हूँ। पढ़ लिख कर बहुत मेहनत के बावजूद इस नौजवान के रोज़ो शब बदलने में अब भी शायद वक्त है। 500 रुपए कमाने वाले सबील अफरीदी ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। कहते हैं किसी दिन रिक्शे से उतरकर वो एक बड़े सहाफ़ी ज़रूर बन जाएंगे। अखबार में वो मैं काम करता हूँ, लेकिन वो पैसे नहीं देते हैं, उसके लिए मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। बाकी जो है ना वो कमाने के लिए मैं रिक्शा चलाता हूँ। सबील अफरीदी 7 बहन भाइयों के एक बड़े कुंबे की कफालत कर रहा है और अच्छे दिनों का ख्वाब देख रहा है। सबील अफरीदी सहाफ़ी बनना चाहता है ताकि अपने जैसे लोगों को वो हक दिला सके जिसे हासिल करने में उसे खुद एक दिहाई लग सकती है। कैमरामैन नियाज़ अली के साथ ज़ीशान का खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। ये ज़ीशान का खेल की आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी है और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और आप मेहनत करते चले जाएं और साथ आपका फोकस जो है वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। उनको पता है कि चलो ये मुझे वक्ती ज़रूरत है, सबील को पता है कि मैंने ये करना है, लेकिन मुझे घर वालों की कफालत जो करनी है, पर मुझे तालीम भी हासिल करनी है। क्या बात है, ये कोई मतलब जो हम आज़ादी से पेरेंट्स के पैसों के ऊपर जाके तालीम हासिल करते हैं, शायद हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि तालीम की अहमियत उन लोगों के लिए बिल्कुल उसके लिए कितनी ज़्यादा है। और वो ये कि इतनी मेहनत कर रहा है, उसके साथ साथ वो मतलब अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए है। यकीनन जो है ये बहुत ज़बरदस्त और अप्रिशिएट करने की इसको ज़रूरत है कि ऐसे ही नौजवानों को आगे आना चाहिए कि अगर नहीं भी उसके पास इतने हैं चीज़ें, इतने वसाइल नहीं, फिर भी वो दुनिया आप पैदा करें जिंदों में है, ये वाला मामला है। हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात करेंगे, जहाँ एक जानिब 3 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी जानिब महंगाई से निढाल अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, मगर वजारत ख़जाना के पास अवाम के लिए कोई अच्छी खबर फ़िलहाल नज़र महंगाई के हवाले से नहीं आ रही। बिल्कुल, बल्कि महंगाई के नए मुमकिन तूफ़ान से उन्हें पेशगी डराया जा रहा है। वजारत ख़जाना के इक़्तिसादी मुशीरों के विंग ने
अगस्त के लिए अपने माहाना आउटलुक में कहा है कि आलमी मार्केट में खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं, लिहाजा आप भी तैयार हो जाए। ये जवाब है ना, महंगाई और अदायगियों का अदम तवाज़ुन पाकिस्तानी मईशत के लिए ख़तरा है और रिपोर्ट में मुल्की मईशत के लिए मुमकिन ख़तरात से खबरदार करते हुए कहा गया है कि बैनुल अक़वामी अशिया की कीमतों में इजाफा किसी मुल्क की घरेलू अफरात ज़र और अदायगियों के तवाज़ुन पर दबाव डाल सकता है। अब ये सारी सिचुएशन है, हम बात कर रहे हैं महंगाई की और हर पाकिस्तानी का मसला महंगाई है। जब 3 साल कारकर्दगी की बात हुई तब भी लोगों ने महंगाई की बात। बिल्कुल, अब हम इसी सारी सूरत हाल में बात करेंगे कि मुल्की मौशी मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इनके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आबिद साहब, अगर हम देखा इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट को देखें तो उसके मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो 9% तक है। तिजारती खसारा भी $3 अरब तक हो सकता है। आप क्या समझते हैं, ऐसे में मुस्तहकम मईशत का जो दावा किया जा रहा है वो किन बुनियादों पर किया जा रहा है? देखिए, अगर आप इस वक्त महंगाई की शरह को पिछले साल की महंगाई की शरह से कंपेयर करें तो महंगाई की शरह अभी भी पिछले साल से कम है। इसके अलावा महंगाई के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से मुंसलिक हैं, स्पेशली पेट्रोलियम प्राइसेस की जब हम बात करते हैं या एडिबल ऑयल की प्राइसेस की बात करते हैं तो वो फैक्टर अपनी जगह, लेकिन इकॉनमी जो है वो चूँकि इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और यही वजह है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी आपकी चल रही हैं। अगर हम इसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, वो रिकॉर्ड लेवल पे इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को जो बोरिंग की दी जा रही है वो देखें तो प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बोरो कर रहा है। तो इक़्तिसादी सरगर्मी अपनी जगह पे चल रही है, महंगाई जो है वो मौजूद है, लेकिन महंगाई का होने का मतलब कतई तौर पे यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में मईशत जो है या मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो रुक गई हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि मुआशी सरगर्मियाँ होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये जो बात हो रही है ज़र मुबादला के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं लेकिन डॉलर का रेट अभी कंट्रोल से बाहर है, पाकिस्तानी करेंसी पर अचानक इतना दबाव आने की आप क्या वजह समझते हैं? इसके 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगी, जैसा कि आपने पहले सवाल में पूछा तिजारती खसारा, तो तिजारती खसारे का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम होती हैं, तो इंपोर्ट्स का बिल पे करने के लिए डॉलर मार्केट से ख़रीदे जाते हैं और जब मार्केट में डॉलर ख़रीदने की जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी उतना ज़्यादा उस पर रुपये पे प्रेशर आता जाएगा। उसका जो दूसरा फैक्टर है जो कि इस वक्त खासा हिट कर रहा है, स्पेशली 15 अगस्त के बाद से, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान की वोलेटाइल सूरत हाल के बाद बहुत से ऐसे अफ़गान कंपनीज़, अफ़गान अफराद, बहुत से ऐसे अफ़गान इन्वेस्टर और अफ़गान बिजनेस मैन जिनके पाकिस्तान में लिंक्स थे, इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर की ख़रीदारी हो रही है उसमें बहुत से डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अफ़गान बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी ख़रीद रही है और वो ख़रीद के यहाँ पे पाकिस्तान में उसको स्टैक कर रही है अपने पास आने वाली पेमेंट्स देने के लिए, या अगर वो पाकिस्तान में सेटल होने आते हैं या अगर वो अफ़गानिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं तो अफ़गानिस्तान में तो इस वक्त डॉलर मिल ही रहा है। तो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से भी पाकिस्तान के रुपए पे प्रेशर आया है और जो डॉलराइजेशन है वो हो रही है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी इस वक्त जो है वो डॉलर ख़रीद रहा है और जो अफ़गानी इन्वेस्टर है वो भी डॉलर ख़रीद रहा है। और तीसरी जो रियल इस्टेट की एमनेस्टी जो है जो कि अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, तो उसके बाद से देखा गया कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि पहले रियल इस्टेट पे जा रही थी अब लोगों ने उसके डॉलर बाय करना शुरू कर दिए। तो ये कुछ प्रेशर है इस वक्त डॉलर पे, जो डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया जो है वो कदर दबाव का शिकार है। थिंक टेक प्राइम ग्रुप की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है इस वक्त तारीखी सतह यानी 135.9 पर मौजूद है। ये बज़ाहिर तो ज़मीनी हक़ाइक़ के उल्ट लगता है, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? नहीं, उलट इससे नहीं लगता कि अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इसमें ट्रेड वॉल्यूम होता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी हुई, इसमें प्राइवेट सेक्टर को जो क्रेडिट दिया जा रहा है बैंक्स की जानिब से वो शामिल है, इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शामिल है और इसमें इन्फ्लेशन शामिल है।
तो इन्फ्लेशन को भी अगर आप पिछले साल की निस्बत देखें, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल से इस वक्त 1% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम है। प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट भी दिया जा रहा है, स्पेशली जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टर्फ जो फैसिलिटी है स्टेट बैंक की टेम्प्रेरी इकोनॉमिक रिलीफ फैसिलिटी, उसके तहत क्रेडिट दिया जा रहा है, रिकॉर्ड क्रेडिट दिया जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हुआ है और तजारत गो कि उसमें तजारती खसारा है लेकिन तजारत में इजाफा हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जिस इंडेक्स की वो बात करता है वो रिपोर्ट, उसको वो ये चारों फैक्टर उसमें पॉजिटिव हैं और यही वजह है कि आपको वो पॉजिटिव नज़र आता है। अच्छा सुलैरी साहब, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनने को अब तैयार है और इसके साथ साथ इक्तिसादी तरक्की के लिए 14 अहम शोबों के लिए प्रोग्राम भी मुरतब किया जा रहा है। क्या ये मनसूबा पाकिस्तानी मईशत को कर्ज़ों की दलदल से निकाल सकेगा? देखिए, इस वक्त IMF में रहना पाकिस्तान की मजबूरी है। अगर हम IMF में ना होते तो जिस तरीके से कोविड का अटैक आया और जब IMF से जो फौरी तौर पर रिलीफ मिल गया था, वो अगर ना होता तो शायद मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। अभी भी IMF ने अपना जो कोटा एलोकेट किया है उसमें तकरीबन $3.25 अरब जो है पाकिस्तान को जो कोटा है वो एलोकेट हुआ है। उसके ज़र मुबादला के ज़खायर में $3.25 अरब का डॉलर का इजाफा हुआ है। तो IMF में तो रहना है और ये वज़ीर ख़जाना भी ये बात दोहरा चुके हैं। अब देखना ये है कि IMF में रहने के लिए क्या उस प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करना है या नया प्रोग्राम लेके आना है, या पाकिस्तान जो चाह रहा है और पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना इस पर बार बार इस बात का अयादा कर चुके हैं कि IMF की शराइत को वो अपनी जो है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली बिजली के बिलों में इजाफा और बाकी चीज़ें। तो ये जो रीनिगोशिएशन होगी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की बेस पे, जिसमें कि सारे इंडिकेटर अब चेंज हो चुके हैं, 3.9% की GDP ग्रोथ के बाद। बहुत शुक्रिया। मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं आप, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।